हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 29 अप्रैल और आज हम बात करेंगे 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 28 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को पूरे दुनिया में, यानी जो वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है, ये मनाया जाता है। और यह इस दिन विश्व भर में व्यावसायिक जो दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम को बढ़ावा देने और जो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जो इस साल है, जो इसका विषय रखा गया है, वह है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसका अध्यक्ष हैं वो हैं गाय राइडर। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना। तो यह बना है KGMU, यानी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। यह लखनऊ यूपी में स्थित है। और इसने एक जो यूपी के अंदर जो कोरोना का एक केस आया था, जो पहला मरीज था, वह एक 58 वर्ष का एक डॉक्टर था और उसको यह प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। और उसके ऊपर ये कॉन्टिवेज प्लाज्मा थेरेपी है, ये प्रायोगिक प्रक्रिया की गई जो सफल पाई गई थी। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वैसे जो कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, उसका उद्देश्य है कि जो कोविड-19 है उससे ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके और वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना है। और इस थेरेपी का उपयोग वायरस से जल्दी संक्रमित होने वाले लोगों जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोगियों के परिवार और अन्य जोखिम वालों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डोप टेस्ट और भ्रष्टाचार के आरोप में चलते किन खिलाड़ियों को पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये उमर अकमल हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार निरोधी संहिता के अनुच्छेद 2.44 के तहत बैन लगा दिया है। दूसरी हैं जो झूमा खातून हैं, इनके ऊपर भी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक एथलीट्स हैं, जो एक एथलीट हुआ था, जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट हुआ था 2018 में। तो उसके अंदर इसमें डोपिंग के मामले में इनको वो किया गया था, तो प्रतिबंध किया गया था। लेकिन जून 2018 में गुवाहाटी में जो राष्ट्रीय अंतर्राज्य चैंपियन के दौरान इनका नमूना लिया गया, वह नेगेटिव पाया गया। तो फिर झुमा ने यहाँ पर 1500 और 5000 मीटर में कांस्य जीता, लेकिन उस समय इनकी जांच नेगेटिव आई थी। जो विश्व डोपिंग निरोध एजेंसी है वाडा, इसने उसके बाद जो कनाडा में मॉन्ट्रियल में स्थित एक लैब में नमूने की जांच दोबारा की गई, जिसमें डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा इसमें पाई गई और जांच पॉजिटिव आई, जिसके बाद इनके ऊपर अब 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैं, उनके अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कम लागत वाला वेंटिलेटर रुदार किसने विकसित किया है। तो यह IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी ने मिलकर यह एक जो वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर रुदार, यह विकसित किया है। और ये कम लागत वाला वेंटिलेटर और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। जो इसकी लगभग लागत है वो 10,000 रुपये इसमें लगे हैं। ये जो भी कोविड-19 के जो रोगी हैं, उनको पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान की क्षमता रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लैक 2020, यानी जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है, वो भारत और किसके बीच में होना था, जो कोरोना के कारण रद्द किया गया। तो वो होना था ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब
ये 2000 अब अगला जो संस्करण होगा वो 2022 में होगा, और इससे जो पहले संस्करण हुआ था वो 2018 में होगा। और ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के प्रमुख मेघ हुपफेल्ड ने और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया सिंह ने को पत्र लिखकर इसको रद्द करने के लिए जानकारी दी है कि इसको अब की बार रद्द किया जाए। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है, और यहाँ के पीएम है स्कॉट जॉन मॉरिसन, और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, इसकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह सिप्री के द्वारा जारी की गई है। अब जो सिप्री के द्वारा जो ये 2019 की वैश्विक सैन्य खर्च का ब्यौरा दिया गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में जो वैश्विक सैन्य खर्च यानी जीडीपी का 2.2% हिस्सा है, और जो 2010 की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है। और साल 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्चे को बढ़ाकर 1917 बिलियन डॉलर हो गए, और ये 2018 के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर्शाता है। अब वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश था अमेरिका, जिसने 732 मिलियन खर्च करे। चीन ने 261 बिलियन और भारत ने 71.1 बिलियन खर्च करे। रूस ने 65.1 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब ने 61.9 बिलियन डॉलर खर्च करे। और जब ये पहली बार है जब 2 एशियाई देश सैन्य खर्चों के मामले में शीर्ष 3 में शामिल हुए हैं। भारत ने 2019 में रक्षा पर 71.1 बिलियन का खर्चा किया, जो इसके जीडीपी का 2.4 हिस्सा था, और इसके कारण 2018 के चौथे स्थान से 2019 में यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया। और यह जो सिप्री है ये स्वीडन की एक विचारक समूह या थिंक टैंक कहे जाने वाले कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना किया है? तो इसने 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी जो अनुमानित की थी कि वह की गई थी 3.6, और अब उसको घटाकर कर दिया है 1.9%। और जो ये है ये पिछले 29 वर्षों में सबसे कम जीडीपी आंकी जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने SGH यानी कि स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो यह की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। यह कोविड-19 के चलते की है। और अगर इसके बारे में जाने की योजना में क्या है, तो इसमें जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं उनका प्रत्येक सदस्य अधिकतम 5,000 रुपये का ऋण राशि का लाभ उठा सकते हैं, और जो एक समूह है उसकी यह सीमा है 1 लाख रुपये। और इंडियन ओवरसीज बैंक ने न्यूनतम 2 ऋण लेकर और उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले स्वयं सहायक समूह को इस ऋण के लिए पात्र बनाया जाएगा, और साथ ही स्वयं सहायक समूह ही इस विशेष योजना का लाभ उठा पाएगा, और जिनका मौजूदा ऋण जो मानक 1 मार्च 2020 तक का है। अब इस योजना के अंदर जो लाभ के इच्छुक हैं उधारकर्ता हैं वो 30 जून 2020 तक इसका लाभ उठा सकते हैं। अब जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसके प्रबंधक निदेशक और CEO हैं जो कर्णम शेखर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एयरटेल ने किसके साथ अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है? तो यह है नोकिया के साथ। एयरटेल ने अपनी जो नेटवर्क क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यानी लगभग $1 बिलियन के सौदे पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। अब जो इनके बारे में बात करें तो ये जो 2 कंपनियां हैं, तो इन दोनों में भारत में 9 सर्किल में नोकिया, जिसमें उसको बोला जाता है सरान सॉल्यूशन, उसको स्थापित करने के लिए बहुवर्षीय समझौते पर इसने हस्ताक्षर किए। और $1 बिलियन के सौदे को इनको जो भारतीय एयरटेल के उनके ग्राहकों को अच्छा अनुभव कराने के लिए, बेहतर क्वालिटी देने के लिए, इसे उत्तम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इन्होंने समझौता किया है। और साथ ही में नोकिया 2022 तक कई स्पेक्ट्रम बैंड्स में लगभग 3 लाख रेडियो इकाई स्थापित करेगा, और जिसमें 900 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ ये सभी शामिल होंगे। और इसके ज़रिए एयरटेल को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और 5G नेटवर्क भी लॉन्च करेगा। जो भारतीय एयरटेल है इसके MD CEO हैं गोपाल विट्टल, और नोकिया के जो अध्यक्ष और CEO हैं वो हैं राजीव सूरी।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने यानी कि लेह और नई दिल्ली में जो हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए जो परियोजना शुरू की है, तो ये किसके द्वारा की गई है? तो यह एक भारत की सबसे बड़ी बिजली की उत्पादक कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और कारों की संख्या प्रदान करने की ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट में इन्होंने घोषणा की है। और यह एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम है, उनके द्वारा यह जारी किया गया है। और जो यह पहल की गई है, शुरुआत की गई है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से की गई है। और जो उसका उद्देश्य है वह है कि जो हाइड्रोजन चालित वाहन हैं उनको डीकार्बोनाइजिंग जो गुणवत्ता है उनको चरण में लॉन्च करना, और लगभग 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और फरीदाबाद में 3 व्हीलर्स के लिए बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन चालू करने के लिए किए हैं। जो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी जो 7 नवंबर 1975 को हुई थी, और जो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली इंडिया में है। इसके अध्यक्ष और एमडी हैं गुरदीप सिंह। अब हम बात करते हैं निधन की। तो जो उड़ीसा के एक प्रख्यात नाटककार और पटकथा लेखक थे विजय मिश्रा, उनका निधन हो गया है। और उन्होंने लगभग 60 नाटकों, 55 फिल्मों और 7 टीवी धारावाहिकों यानी पटकथाओं का लेखन किया था। उन्हें उड़ीसा के साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका था, और 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। अब ये हैं दूसरे जिनका निधन हुआ है, ये हैं पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बेग्स। इनका 94 साल की आयु में निधन हुआ है, और ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के छठे प्रशासक थे। और उन्होंने जुलाई 1981 से दिसंबर 1985 तक इस एजेंसी के शीर्ष पद पर काम किया है। और साथ में नासा ने बेग्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। अब बेग्स की बात करें तो बेग्स ने 1947 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और 1954 तक इन्होंने नौसेना में काम किया। वे नासा के प्रशासक बनने से पहले वो जनरल डायनेमिक्स कॉर्प के सीईओ और उपाध्यक्ष के निदेशक भी थे। और उन्होंने 28 जनवरी 1986 को अंतरिक्ष शटल चैलेंजर लॉन्च होने के लिए 73 सेकंड बाद वे करेस के बाद अपना पद छोड़ दिया था, जिसके अंदर न्यू हैम्पशायर की शिक्षक क्रिस्टा मैकालिफ सहित 7-8 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। जो नासा है उसके प्रशासक हैं जिम ब्रेडस्टाइन, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के नए वीडियो में नई अपडेट के साथ।